नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 जनवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। 5 न्यूज़ेस आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही हैं। एक तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेके, फिर नागालैंड कोहिमा में एक सेमेट्री है। सेमेट्री मतलब जहाँ पे ओवरऑल जो लोग मर चुके होते हैं उनकी आप कह सकते हैं कि कब्रें होती हैं। तो यहाँ पे एक सेमेट्री के अंदर टेनिस कोर्ट है। तो सेमेट्री के अंदर ये टेनिस कोर्ट कैसे आया, इसके लिए 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बर्मीज फोर्सेस मणिपुर और नागालैंड के रास्ते ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब वहां पे एक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जो लोग भी मरे थे उनकी कब्रें यहाँ पे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में एक जानकारी इसके बारे में देखेंगे। फिर केरला की जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है, इसको इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। कैसे बात की जा रही है इसके बारे में बात करेंगे। फिर मैसिव टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। टोंगा नाम का एक आइलैंड है, आप कह सकते हो न्यूजीलैंड के ईस्ट में आता है। मैं नक्शे में इसकी लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। वहां पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और इतना खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन है कि पूरा का पूरा आप समझ लीजिए पैसिफिक ओशन के अक्रॉस इसका इंपैक्ट आया। कहां पे टोंगा है, कहां आपका अलास्का है, और अलास्का तक में भी इसकी आवाज पहुंची थी। इतनी खतरनाक आवाज आई थी इस वॉल्केनिक इरप्शन की। कहा जा रहा है कि अब तक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन है ये। इसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली ही भारत सरकार ने आईसीएमआर और कोवैक्सीन से रिलेटेड एक स्टैंप रिलीज किया। ये स्टैंप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी न्यूज में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी, और इसके बाद 3 और एक्स्ट्रा न्यूज है न्यूज़पेपर की, जिनको मैं क्लिपिंग से आपको समझाऊंगा। तो टोटल 8 न्यूज लगभग मैं आपको बताऊंगा। पहला, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव एनिवर्सरी। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंप नजर आ रहा है। जो नेशनल मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन था, ये 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और आज 17 जनवरी, मतलब 1 साल से ज्यादा बीत चुका है हमारे यहाँ पे कोविड-19 इम्यूनाइजेशन शुरू हुए। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना कंट्री का जहां पे 23 करोड़ वैक्सीन शॉट दिए गए। ऑब्वियसली बात है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा वैक्सीन दी जाएगी क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। अभी ओवरऑल हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अचीवमेंट्स को कह लीजिए या 1 साल की खुशी में कह लीजिए, एक कोमोमोरेटिव पोस्टल स्टैंप यहां पे लागू किया गया और इस पोस्टल स्टैंप पे ये जो एंटी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन है ना, इसका फोटो भी बना हुआ है। यहाँ पे एक हेल्थ वर्कर आपको नजर आ रहा है जो कि सीनियर सिटीजन को कोविड वैक्सीन देती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार के वायल्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में दिए जाते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो स्टेटस कुछ ऐसा चल रहा है कि 93% इंडियन एडल्ट्स को पहली डोज मिल चुकी है और 70% इंडियन एडल्ट्स पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं, मतलब उनको दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। एडल्ट्स मतलब 18 साल से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। 18 साल से कम वाले एज लॉट को अभी के लिए यहाँ पे गिना नहीं जा रहा है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, इससे खासा मदद मिलती है। तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये मैं कहूंगा आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन, दिस इज अ थिंग ऑफ द फ्यूचर। आज की डेट में ताइवान, चाइना, कह लीजिए साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन में बहुत एडवांस है। इंडिया भी इस सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर वॉकमैन का एग्जांपल तो मैं नहीं दूंगा, वॉकमैन तो बहुत पुरानी चीज हो गई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपके घर में लगने वाला टेलीविजन हो, कोई भी चीज है, आपके घर में इंटरनेट को देने वाला जो मॉडेम लगा होता है, किसी भी चीज के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप्स सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगती हैं और ये सेमीकंडक्टर चिप्स की ना डिजाइनिंग फैक्ट्री है इंडिया के अंदर और ना ही इनकी असेंबलिंग फैक्ट्री है इंडिया के अंदर ज्यादा। तो उसी को इंप्रूव करने के लिए और जो थोड़ा बहुत भी हमने सेमीकंडक्टर डिजाइनर की फील्ड में अचीव किया है, इसको और अच्छा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 100 डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स और एमएसएमई से एप्लीकेशंस मांगी है अंडर द डीएलआई स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है ये डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम? इसको दिसंबर 2021 में मीटी ने अनाउंस किया था। यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा उन स्टार्टअप्स को, डोमेस्टिक कंपनीज को, एमएसएमईज को जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइन की फील्ड में इन्वॉल्व है। इंटीग्रेटेड चिप्स बनाते हैं, चिप सेट्स बनाते हैं, सिस्टम्स ऑन चिप्स बनाते हैं, सिस्टम्स एंड आईपी कोर्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन करते हैं। तो 5 साल के लिए स्कीम यहाँ पे लागू की जाएगी। जो पैसा यहाँ पे एलोकेट किया गया था, मैंने पहले भी बताया था, वो लगभग $10 बिलियन है। तो 1 रुपया अगर आप 76 रुपए मानते हो तो $1 बिलियन हो जाएगा लगभग 7600 करोड़ रुपए। तो $10 बिलियन कितना हो जाएगा? 76,000 करोड़ रुपए।
तो लगभग 10 बिलियन डॉलर यहां पे एलोकेट किए थे भारत सरकार ने। हालांकि उस समय पे मैंने एडिटोरियल्स में भी आपके साथ ये डिस्कस किया था कि 10 बिलियन डॉलर्स इज नॉट इनफ फॉर इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इससे ज्यादा पैसों की जरूरत है, बट अभी के लिए सरकार ने 10 बिलियन डॉलर एलोकेट किए। तो 20 डोमेस्टिक कंपनीज को यहां पे नर्चर करने की कोशिश करेगी सरकार, उनको सेमीकंडक्टर डिजाइन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, और ये ट्राई करेगी कि अगले 5 साल में इन कंपनीज का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। तो भाई प्राइवेट कंपनीज को शुरुआत में जो पैसों के सपोर्ट की जरूरत होती है सेमीकंडक्टर के डिजाइन करने में और उनको असेंबल करने में, उसके लिए यहां पे सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और जो सपोर्ट है इट इज इनटू वेराइड नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन, चाहे इंटीग्रेटेड सर्किट हो, चिपसेट हो, सिस्टम हो चिप्स हो, सिस्टम्स हो, आईपी कोर्स हो, सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन हो, सब में ये मदद दी जाएगी। यहां पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। इट विल बी द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीएलआई स्कीम। तो डीएलआई स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। एक है चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, दूसरा है प्रोडक्शन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, और तीसरा है डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। सब इन तीनों इंसेंटिव्स को एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। डीएलआई स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, कंपोनेंट्स भाई एग्जाम में लिखने में काम आ सकते हैं। तो चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये पहला कंपोनेंट। इसमें क्या करेगा कि जो सीडेक है वो एक इंडिया चिप सेंटर बनाएगा, और इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ईडीए टूल्स होंगे, आईपी कोर्स होगा, मल्टी प्रोजेक्ट वाटर फैब्रिकेशन की फैसिलिटीज होंगी, पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन होगा, और भाई जो भी अलग अलग कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है, वो यहाँ पे सीडेक द्वारा बनाए गए इंडिया चिप सेंटर का एक्सेस पा जा सकती है और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग वगैरह कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ऑब्वियस ही बात है, चिप डिजाइनिंग में जो बड़ी महंगी मशीनें रखती हैं उनका एक्सेस पा पाना भी इन कंपनीज के लिए मुश्किल होगा, तो ये एक्सेस मिल जाएगा इंडिया चिप सेंटर में। तो चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, तो पहली चीज ये है। दूसरा प्रोडक्शन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ये क्या है? तो प्रोडक्शन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर पर एप्लीकेशन 15 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट के साथ 50% तक का एलिजिबल एक्सपेंडिचर किसी एक कंपनी का रीइंबर्स कर दिया जाएगा as approved applicants who are engaged in semiconductor design। तो सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर मान लीजिए आपने भारत सरकार की इस डीएलआई स्कीम के प्रोडक्शन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर अप्लाई किया, तो पर एप्लीकेशन जो मैक्सिमम मदद भारत सरकार से मिलेगी वो मिलेगी 15 करोड़ रुपए की। और आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने इस प्रोडक्शन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव में क्या इनोवेशन किया है, क्या प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना। और वो प्रोडक्ट अगर भारत सरकार को एलिजिबल लगा तो उस प्रोडक्ट की 50% तक की कॉस्ट भारत सरकार रीइंबर्स कर देगी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड डिजाइन इंसेंटिव। और मैक्सिमम एलोकेशन यहाँ पे 15 करोड़ का, तो मतलब आपके 50 करोड़ लगे तो आपको 25 करोड़ नहीं मिलेगा, 15 ही करोड़ मिलेगा। और अगर आपके 20 करोड़ लगे तो मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम 10 करोड़ मिलेगा, फिर आपकी हायर लिमिट 15 करोड़ पर एप्लीकेशन वाली लागू नहीं होगी। तो प्रोडक्शन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर एप्लीकेशन बेसिस पे ओवरऑल जो भी आपकी एलिजिबल मदद है वो यहाँ पे की जाएगी। और तीसरा है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर पर एप्लीकेशन 3 करोड़ तक की मदद है मैक्सिमम, और 5 सालों के में मतलब अगले 5 सालों में 6% से लेके 4% तक जो भी सेल्स होंगी एक कंपनी की, ठीक है, किस चीज की सेल की, मान लो उन्होंने कोई सेमीकंडक्टर डिजाइन बनाया इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए, चिपसेट के लिए, सिस्टम ऑन चिप्स के लिए, और ये पर्टिकुलर डिजाइन मार्केट में बिकने लगा, तो मार्केट में जब वो बिकेगा तो 6% से 4% तक की जो आपकी नेट सेल है कंपनी की, उतना तो बस इंसेंटिव दे देगी भारत सरकार उसको कि जाओ रखो अपने पास। पर एप्लीकेशन 30 करोड़ का इंसेंटिव होगा, लेकिन अपने आप में कंपनी जो फल फूल रही है उसको 30 करोड़ रुपया में मिल जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है शुरुआती स्टेजेस में। और इस डीएलआई स्कीम के लिए जो इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं उनको ज्यादा यहां पे प्रेरित किया जाएगा। देखिए इन कंपनीज, पहली बात जो इंडिया की डोमेस्टिक स्टार्टअप कंपनीज है उनको यहां पे बुलाया जा रहा है, प्लस इन कंपनीज को यह भी यहां पे बोला जाएगा सरकार के द्वारा कि आप भारत की ही, मतलब भारत की डोमेस्टिक, देखिए यहां पे सरकार ही नहीं बना रहे, समझिए प्राइवेट कंपनीज भी 2 प्रकार की हैं, एक जिनके ओनर भारतीय हैं, एक जिनके ओनर फॉरेनर्स हैं। तो इंडिया के अंदर मान लो मैंने एबीसी लिमिटेड करके कोई सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग की कंपनी खोली और कल की डेट में चाइना से कोई इन्वेस्टर आया, उसने 70% स्टेक खरीद लिए, तो फिर वो इंडिया की कंपनी थोड़ी ना रह गई, उसकी 70% ओनरशिप चाइना में चली गई। तो इस प्रकार की ओनरशिप बाहर की कंट्रीज के इन्वेस्टर्स आके ना खरीद जाए ऐसी कंपनियों में, यह भारत सरकार यहां पे करने की कोशिश करेगी। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर
कोहिमा में एक सेमेट्री है, कब्रिस्तान कह लीजिए, जहां पे एक टेनिस कोर्ट है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में मान लीजिए दुनिया की एकमात्र ऐसी सेमेट्री होगी, कब्रिस्तान होगा, जहां पे एक टेनिस कोर्ट होगा, और इसको इंटेंशनली नहीं बनाया गया है, ये पहले से कुछ ऐसा था। देखिए, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन है, CWGC, जो वॉर के समय पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की जितनी भी कब्रें हैं पूरी दुनिया में, उनका ध्यान रखती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई दुनिया भर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग भी लड़े, जिन लोगों ने भी अपनी जानें दी, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, उनको भूला ना जाए। तो ये जो CWGC है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 6 मेंबर स्टेट्स का। वो 6 मेंबर स्टेट कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये लोग 23,000 वर्ल्ड वॉर ग्रेव्स का ध्यान रखते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो उसमें एक है कोहिमा वॉर सिमेट्री। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो तो इंडिया सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में जाके नहीं लड़ रहा था। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की जंग इंडिया के अंदर नहीं हो रही थी। इंडिया भले एक पार्टी था, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का गुलाम था और इंग्लैंड ने इंडिया को पार्टी बना दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन इंडिया की धरती पे अगर कहीं जंग हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वाली, तो वो ये प्रेजेंट डे नागालैंड और उसके आसपास मणिपुर के इलाके में। सुभाष चंद्र बोस साहब आपको पता होंगे, सुभाष चंद्र बोस साहब ने जाके आर्मी जुटाई, उस आर्मी को जापानीज आर्मी के साथ लगाया और वो ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, तो 1944 में बर्मीज जंगल से क्रॉस होती हुई जापानीज आर्मी चिंडविन रिवर क्रॉस करके इंडिया के अंदर घुस रही थी, और इंग्लैंड की मतलब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी इस आर्मी को इंडिया के अंदर घुसने से रोक रही थी, वो थी 14th आर्मी, जो कि कॉमनवेल्थ की थी। तो 14th आर्मी इस जापानीज आर्मी प्लस इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ी थी, उनको इंडिया के अंदर रोकने से। और यहां पे जंगें 2 मेन जगहों पे लड़ी गई हैं, एक तो मणिपुर की कैपिटल इंफाल में, दूसरी नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। ये 2 की पॉइंट्स थे जहां पे ये दोनों फोर्सेस लड़ रही थी। कोहिमा की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत थी, नागालैंड का कॉमर्शियल हब, दीमापुर के माउंटेन्स के पास जो हाईएस्ट पास था, वहां के जंगलों से फोर्सेस निकल रही थी, और कोहिमा के ऊपर जिसका कब्जा होगा वो आराम से इम्फाल के ऊपर कब्जा कर लेगा। 3 अप्रैल को एक जापानीज फोर्सेस 15,000 की उसने कोहिमा पे अटैक किया। कोहिमा में 2,500 की ब्रिटिश आर्मी की फोर्सेस डिप्लॉयड थी, और यहां पे 2 हफ्ते तक एक खतरनाक लड़ाई चली। और लड़ाई में शुरुआत में जापानीज फोर्सेस ऑन ट्रॉट थी, आगे बढ़ रही थी, और ये जो ब्रिटिश फोर्सेस थी इनको पीछे की तरफ ढकेल रही थी। तो ये पीछे की तरफ ढकेलते ढकेलते ब्रिटिश फोर्सेस ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के घर तक पहुंच गए, और उनके घर के अंदर था एक टेनिस कोर्ट, जहां पे उस समय के डिप्लॉयड ब्रिटिश ऑफिसर्स टेनिस खेला करते थे। जब ब्रिटिश फोर्सेस 14th रेजिमेंट की पीछे की तरफ ढकीली गई, तो इसी टेनिस कोर्ट के आसपास इन ब्रिटिश फोर्सेस ने अपनी कैंपिंग वगैरह शुरू कर दी। बाद में एक रिलीफ फोर्स आई, बैकअप फोर्स आई, और इन्होंने फिर से जापानीज फोर्स के साथ यहाँ पे लड़ाई की और अपने जो भी इनका स्टैंड था उसको संभाला। तो अब यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो CWGC सिमेट्री है, ये उसी ब्रिटिश जो आप कह रहे हो ऑफिसर था, ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर था, उसके घर के पास है। तो बाद में जब नक्शा बनाया गया सिमेट्री का, तो डिजाइनर कॉलिन सेंट क्लेयर ओक्स ने नक्शा बनाया सिमेट्री का, और जो ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के घर के अंदर का जो टेनिस कोर्ट है ना, इसको हटाने का भी ऑप्शन आया, बट इसको हटाया नहीं गया। हो सकता है डिजाइनर को लगाओ कि एक बड़ा यूनिक प्रकार का डिजाइन होगा, तो उन्होंने टेनिस कोर्ट को सिमेट्री के अंदर रखा, और आज की डेट में एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं टेनिस कोर्ट एक हिस्टोरिकल सिमेट्री बन गई, जो कि दुनिया में ऐसी कोई सिमेट्री नहीं, ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जिसके अंदर अपना खुद का एक टेनिस कोर्ट हो। अगर आप CWGC की बात करो, वॉर ग्रेव्स कमीशन की बात करो, तो ये दुनिया भर में इस प्रकार की सिमेट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो अपने आप में यूनिक हो। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 की क्रेटर सिमेट्रीज हैं, जीवी क्रेटर और लिचफील्ड क्रेटर में, ये फ्रांस के पास दी कलास रीजन में है। तो ये क्रेटर्स मतलब अर्थ में एक बड़ा सा होल हो जाना, मतलब पूरा होल नहीं, गड्ढा सा हो जाना, एलिवेशन नीचे की तरफ झुक जाना। ऊपर से अगर मान लो कोई एस्टेरॉयड आके हमारी धरती पर टक्कर मार देता तो भी इस प्रकार के क्रेटर बन जाएंगे, बने भी हैं पहले हिस्ट्री में। तो क्रेटर सिमेट्री मतलब क्रेटर के अंदर ये आप कह लीजिए कब्रें हैं। तो जीवी क्रेटर और लिचफील्ड क्रेटर फ्रांस के अंदर ये कब्रें हैं। फिर अगर आप देखोगे तो साइप्रस के अंदर एक कब्र है जिसको आप बोलते हो निकोसिया वेंस कीप सिमेट्री, जिसको बोला गया सिमेट्री इन नो मैंस लैंड, एक ऐसी कब्र जो नो मैंस लैंड के अंदर है। कहां पे? साइप्रस में। अब साइप्रस की हिस्ट्री में आपको पहले समझा चुका हूं। साइप्रस मेडिटेरेनियन सी का एक आइलैंड है, और इस साइप्रस के अंदर नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर टर्की का कब्जा है, और सदर्न साइप्रस टर्की के बाहर है। तो नॉर्दर्न साइप्रस और सदर्न साइप्रस के बीच में जहां पे बॉर्डर बनता है, वहां पे एक सिमेट्री है निकोसिया वेंस कीप सिमेट्री।
ये नो मैंस लैंड में आती है, ना ये पूरी तरीके से टर्की के अंदर आती है, ना ही ये साउदर्न साइप्रस के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो यूनिक वॉर सिमेट्रीज है इनका ध्यान रखता है CWGC। और एक ऐसी ही यूनिक वॉर सिमेट्री इंडिया के अंदर है जिसकी फोटो आपको यहाँ पे नजर आ रही। इस सिमेट्री के अंदर एक टेनिस कोर्ट भी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कब्रिस्तान के अंदर टेनिस कोर्ट कोई बनाने की नहीं सोचेगा, पहले से था इसलिए था। GS पेपर 1 वर्ल्ड वॉर में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, कोलम टू बी द फर्स्ट टोटली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। तो भाई कोलम डिस्ट्रिक्ट की 7 लाख फैमिलीज को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में एजुकेट किया जाएगा। और ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये द सिटीजन नाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन है जिसको कोलम की डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिल के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप कह सकते हो तो ये पहला इनिशिएटिव है इस प्रकार का पूरे केरला स्टेट में जहां पे कोलम को डिक्लेयर करना है टोटली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट 14 अगस्त मिडनाइट को। मतलब एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे जितने भी लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हमें हमारे संविधान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो हमारे संविधान में जो भी इंटीग्रल वैल्यूज हमको सिखाई गई है वो हमको समझ में आएगी। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में जितने भी कोलम में 10 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको हमारे संविधान के प्रियम्बल के बारे में और हमारे संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लीगल रेमेडीज क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, संविधान में पूरे एक्सपर्ट बन गए तो लॉयर बनने का पहला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। संविधान में एक्सपर्ट बनना है तो मेरी लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसको पूरा देख लीजिए, लेकिन वो थोड़ी हाई लेवल पे हो जाएगा। यहां बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हो, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, सब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे। लोकल बॉडी यहाँ पे कैंपेन को स्पीयरहेड करेगी, हर कोई यहाँ पे आएगा। तो हर म्यूनिसिपैलिटी से 20 से 25 इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत से 10 से 15 इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इनको पहले ट्रेन करके सेनेटर बनाया जाएगा। कोलम कॉर्पोरेशन में लगभग 100 से 150 सेनेटर्स होंगे और ओवरऑल ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की सिखाने के काम को आगे लेके जाएंगे। यही ट्रेंड सेनेटर्स स्क्वाड बनाएंगे अपना, और यही ट्रेंड सेनेटर्स 2 से 3 सेशंस लेंगे हर फैमिली के लिए। ठीक है, जो भी सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सेनेटर्स को मदद करेगा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक सिखाने को लोगों के लिए। यहाँ पे बच्चे एक टारगेट सेशन है तो उनके लिए स्पेशल हैंडबुक्स बनवाई जाएंगी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा उन बच्चों तक वो हैंडबुक्स पहुंचाई जाएगी जिससे ओवरऑल वो हमारे संविधान के बारे में जान सके। केरला के नक्शे में कोलम कहां पे है तो आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे है आपका कोलम, साउदर्न केरला में पड़ता है। ठीक है भाई, अगला, टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेस सिग्निफिकेंट डैमेज। सबसे पहले तो ये टोंगा है कहां पे इसको समझना बहुत जरूरी है। ये यहां पे आपको नजर आ रहा है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें ऊपर की तरफ है कनाडा, नीचे की तरफ है यूएसए, यहां पे मैक्सिको है, फिर यहां साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। बीच में यहां पे है पैसिफिक ओशन। इधर ऊपर की तरफ है आपका रशिया, नीचे आ जाओ जापान, इधर चाइना है, और बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया, और इधर आपको न्यूजीलैंड नजर आएगा। अब इस न्यूजीलैंड के नॉर्थ में समवेयर हेयर, अगर आप यहाँ पे ओशियाना में देखो तो फिजी नाम का आइलैंड नजर आ रहा है, टोंगा नजर आ रहा है, समोआ नजर आ रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है ये यहाँ पे टोंगा में हुआ है। अगर और एक नक्शा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और न्यूजीलैंड के नॉर्थ कह लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए में टोंगा पड़ता है आगे जाके। टोंगा एक पॉलिनेशियन किंगडम है, पॉलिनेशिया एक रीजन का नाम है, वहां पे एक किंगडम है टोंगा जहां पे 170 साउथ पैसिफिक आइलैंड्स है। ज्यादातर आइलैंड्स पे लोग रहते नहीं है। व्हाइट बीचेस, कोरल रीफ्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अमीर लोग यहाँ पे टूरिज्म वगैरह करने भी जाते हैं। लेग्यूम्स हैं, लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं, और यहीं पे कैपिटल है न्यूकुलाफो टोंगा की। बीच रिजॉर्ट्स हैं, प्लांटेशंस हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पैसे हो तो आप जा सकते हो, इंडियंस के लिए तो वीजा भी बड़े आराम से है वहां पे। यहां पे एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ और खतरनाक इरोजन हुआ है वॉल्केनो का। इस वॉल्केनो के इरोजन के चलते सुनामी वेव्स डेवलप हुई है पैसिफिक ओशन में। ओके, और ये सुनामी वेव्स आप समझिए पैसिफिक कोस्ट लाइन जापान और यूएस तक पहुंच गई है। आप समझो कहां है ये टोंगा, टोंगा यहां कहीं नजर आ रहा है आपको, ठीक है, न्यूजीलैंड के इधर। और जापान कहां है, यहां है। अलास्का कहां है, यहां है। अलास्का तक तो आवाज पहुंच गई है। अलास्का तक इस वॉल्केनिक इरप्शन की आवाज पहुंची, हजारों किलोमीटर दूर है ये। चिली 10,000 किलोमीटर दूर है, यहां तक छोटी छोटी सुनामियां पहुंच गई हैं। इतना भयंकर ये वॉल्केनिक इरप्शन था।
ठीक है। जो कैपिटल न्यूक्लिया फॉलो है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है। कितनी डेथ हुई है, कितनी इंजरी हुई है, इसके बारे में अभी के लिए जानकारी है नहीं। यहाँ पे आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि भयंकर इरप्शन हुआ है हुंगा तोंगा हुंगा हपाई वॉल्केनो में। स्मोक और ऐश हवा में इसने फेंकी है। 10,000 किलोमीटर दूर तक तो इस इरप्शन की आवाज पहुंची है, और पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके छोटी सुनामी है, लगभग 1.74 मीटर ऊंची। 1.74 मीटर ऊंची सुनामी ज्यादा तबाही नहीं मचाएगी, लेकिन समझने वाली बात है, अगर आप इस नक्शे को देखो तो चीज शुरू हुई यहां और सुनामी का इफेक्ट यहां तक पहुंचा है। 10,000 किलोमीटर पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन पास कर गया भाई। इस मतलब इतना दम था इस वॉल्केनो के इरप्शन में, समझ गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने ये डिड्यूस किया है कि ये अर्थक्वेक था 5.8 मैग्नीट्यूड का। चूंकि वॉल्केनो तो सरफेस पे ही होता है, तो कोई डीप में फोकस या एपिसेंटर नहीं था, अर्थ के सरफेस पे ही 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ओके, और आप कह सकते हो कि अलास्का वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी के जो साइंटिस्ट हैं डेविड फी, इन्होंने बोला है कि आज तक कुछ ही इतने खतरनाक वॉल्केनो आए हैं। 19वीं सेंचुरी में इंडोनेशिया का क्राकाताऊ वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, और अलास्का का नोवा रुप्ता वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 20वीं शताब्दी में, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन है। और उसको टक्कर दे रहा है यहाँ पे होंगा टोंगा होंगा हापाई का ये वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि न्यूक्लिया फो टोंगा की कैपिटल से 65 किलोमीटर नॉर्थ में है। ये वैसे भी वॉलेटाइल है, बट ये नहीं एक्सपेक्ट किया था लोगों ने कि इतना भयंकर इरप्शन होगा। जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना में न्यूज काम की। फिर 3 और न्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैं पीपीटी में नहीं जोड़ पाया हूं, वो ये है 5 men इंजर्ड एज बीएसएफ मैन एंड विलेजर्स क्लैश इन त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक गांव है सोनामुरा नाम का, ठीक है ना, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है ये गांव। यहाँ पे रिसेंटली एक झड़प हो गई। झड़प क्या हो गई कि जो बीएसएफ के जवान थे उनको ये पता चला कि ओपनली इस गांव के मार्केट में बीफ काटा जा रहा है, मतलब काऊ को काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुछ कांस्टेबल्स, उनकी टुकड़ी एक गांव के मार्केट में पहुंची। वहां पे उनको ऐसा दिखा कि भाई ओपनली बीफ वहां पे काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है, और एक काऊ का हेड काट के लोग अपने घर के अंदर ले गए, और वहां पे काट के ओवरऑल अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको काटा जा रहा था। तो वहां पे क्या हुआ कि बीएसएफ के ऑफिसर्स की एक टुकड़ी पहुंच गई, और वो उस घर वालों के साथ बहस करने लगी कि तुम काऊ को क्यों काट रहे हो। इस बीच में हुआ क्या कि आसपास की लोकेलिटी के लोग इकट्ठे हो गए, और ओवरऑल वहां पे लड़ाई सी होने लगी, और बीएसएफ के जवानों को वहां के लोगों ने घेर लिया, और ओवरऑल लोग काफी बवाल करने लगे, एक लड़ाई सी होने लगी वहां पे। तो इस चीज को शांत करने के लिए सीनियर बीएसएफ ऑफिसर्स ने, जो भी साउदर्न रेंज का हेडक्वार्टर है गोकुल नगर में, वहां पे सीनियर बीएसएफ ऑफिसर्स पहुंचे, वहां के लोगों के साथ बातचीत की, एक इम्पार्शियल प्रोब की यहाँ पे बात हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो मसला हुआ है वो एक गाय के सर को स्लॉटर किया जा रहा था सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और बीएसएफ के जवानों को बोलना यहाँ पे ये है कि भाई इस गाय के सर को ओपनली मार्केट में काटा जा रहा था और सेल्फ कंजम्पशन के लिए बेचा जा रहा था। तो इस कंटेक्स्ट में लेके जो गांव के लोग हैं वो वहां पे लड़ पड़े। जो वुमेन थी गांव की, उन्होंने बीएसएफ के जवानों के ऊपर अटैक कर दिया, तो यहाँ पे बीएसएफ के जवानों को भी चोटें आई हैं, और बीएसएफ के जवानों ने पलट के जब अपने आप को बचाया तो लोगों को भी चोटें आई हैं। हालांकि बंदूकें थी बीएसएफ के जवानों के पास, कोई फायरिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन इस प्रकार के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और फिर से यहाँ पे ओवरऑल काउ स्लॉटर के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है। त्रिपुरा स्टेट राइफल के ऑफिसर्स को ओवरऑल यहाँ पे डिप्लॉय किया चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। कुछ दिन पहले नागालैंड में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ओवरऑल फिर से यहाँ पे एक कैटल के एग्जीक्यूशन, काऊ के एग्जीक्यूशन को लेके एक इंसिडेंट यहाँ पे उठा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस इलाके के जो लोग हैं उनकी आम मर्रा की जिंदगी में गाय को काट के खाना एक नॉर्मल बात होगी। वैसे भी इंसिडेंट बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत पास का है, और आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम कल्चर से अगर आप बांग्लादेश का देख लो या पाकिस्तान का देख लो, वहां पे खुलेआम गाय को काटा जाता है और बेचा जाता है। इनफैक्ट मेरी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने मुझे ये तक बताया था एक बार कि उन लोगों को गाय का मीट बहुत सस्ता मतलब टेस्ट में भी अच्छा लगता है, और ओवरऑल वो सस्ता भी बहुत बिकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुस्लिम कंट्रीज में ही गाय का मीट खाया जाता है। आप फ्लाइट पकड़ के किसी भी ऑन अराइवल कंट्री में चले जाओ, मॉरिशस छोड़ के, तो चाहे आप थाईलैंड चले जाओ, चाहे आप रशिया चले जाओ, चाहे आप टर्की चले जाओ, इनके किसी भी मैकडोनल्ड्स केएफसी में घुस जाओ, वहां पे जो सबसे कॉमन बर्गर होगा वो बीफ बर्गर होगा, और बीफ मतलब गाय का मीट। इंडिया में ही बीफ मतलब भैंसे का मीट बोला जाता है, बीफ मतलब गाय का मीट होता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, आप कह लो मतलब पसंद के साथ खाया जाता है। हालांकि इंडिया में कुछ कल्चरल इश्यूज आते हैं। अब ओवरऑल यहाँ पे
अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। इंडिया में पॉपुलर कल्चर में गाय के मीट को पता है क्या बोला जाता है? बड़े का मीट। बहुत सारे लोग बड़े के मीट को भैंस का मीट बोलते हैं। और ओवरऑल गाय के काटने को लेके, मीट खाने को लेके अक्सर कर हमारे इंडिया में लड़ाई हो जाती है ओवरऑल। लेकिन खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे गायों को रिस्पेक्ट भी दी जाती है, तो उनका ध्यान कितना रखा जाता है। किसी एक कन्वेंशनल हिंदू फैमिली में भी गाय का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक वो दूध दे रही हो। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो खुद ही जाके उसको कसाई को बेच आते हैं। तो अगर आप सच में अपने रिलीजन के प्रति डेडिकेटेड हो तो उस एनिमल का ध्यान रखना भी आपको आना चाहिए। पर अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इंटरफेथ मैरिजेस की यहां पे बात हो रही है। इंटरफेथ मैरिजेस मतलब कि हिंदू की मुस्लिम से शादी होना, सिख की मुस्लिम से शादी होना, सिख की हिंदू से शादी होना, जैन की हिंदू शादी, मतलब इंटर रिलीजन मैरिजेस। अब इंटर रिलीजन मैरिजेस जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इंडिया में वो है हिंदू मुस्लिम मैरिज। हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़की शादी हो गई या हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी हो गई। इन प्रकार की शादियों पर अक्सर कर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। अब देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है और जो फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उनमें भाई हिंदू मुस्लिम्स की शादी हो सकती है। अगर किसी एक हिंदू को मुस्लिम से शादी करनी है तो उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस इन्वोक होते हैं, SMA 1954। आप भी शादी करोगे तो जब आप अपनी शादी को रजिस्टर करने जाओगे तो या तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करोगे, या किसी राज्य की सरकार के मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करोगे, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करोगे। ठीक है। तो बात यहां पे यह है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको लगता है कि इंडिया के अंदर ये जो मैरिज लॉज है इनके हिसाब से अपनी शादी को मैरिज मतलब रजिस्टर करवाने में खतरा है, और बहुत सारे यंग कपल्स की जान खतरे में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ओवरऑल आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है, एक रिट पिटीशन फाइल हुई है, ठीक है ना। और 16 सितंबर 2020 को इस रिट पिटीशन की हियरिंग हुई थी, और SMA स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि कपल्स को शादी रजिस्ट्रेशन में खतरे में डाल देते हैं, इनके ऊपर सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस पिटीशन को नोटिस पे लिया और केंद्र की सरकार को नोटिस इशू किया कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करो। अब तक केंद्र की सरकार की तरफ से कोई काउंटर एफिडेविट नहीं आया। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर बहस जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे केस बताया गया। आफरीन अंसारी नाम की 27 ईयर ओल्ड वुमन, इनके घर वाले प्रेशर डाले थे, इनका नाम बदल दिया गया है, हो सकता है इनका ओरिजिनल नाम कुछ और हो, जरूरी भी है। तो आफरीन अंसारी एक मुस्लिम लेडी है, इनके ऊपर इनके घर वालों का प्रेशर था कि ये शादी करेंगी। ये एक हिंदू बॉय के साथ लव में थी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के शादी करनी है तो ये एक इंटर रिलीजनल मैरिज हो गई। अब ऐसे केसेस में ये शादी रजिस्टर करवाने कहां गए? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन जब स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करने की बात आई तो इनको प्रॉब्लम हो गई। एक तो इनके घर वाले इनके पीछे पड़े हुए थे, तुमको शादी नहीं करने देंगे, ऑनर किलिंग जैसी चीजें इंडिया के अंदर कॉमन है। तो जब आफरीन और उनके हस्बैंड मिस्टर मोहन शर्मा अपनी शादी रजिस्टर कराने पहुंचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होने लगी। छोटी मोटी चीजों के पीछे स्पेलिंग गलत है, इन सब चीजों के पीछे जो मैरिज ऑफिसर्स है वो इनको डिस्करेज करने लगे कि आप शादी वगैरह मत करो। फिर ये बोला गया कि मैरिज ऑफिस में एक नोटिस 30 दिन के लिए चिपकाया जाएगा। कुछ केसेस में तो ये तक सुनने में आएगा कि जो मैरिज ऑफिशियल्स है वो लड़का लड़की को बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को एक चिट्ठी लिखी जाएगी या फिर अपने माँ बाप से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। ठीक है। तो अब इस प्रकार की चीजों में कपल्स को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके घर वाले उनके पीछे पड़े, जान के पीछे पड़े। अब ऐसे केसेस में शादी रजिस्टर करने से पहले अगर उनको अपने घर वालों से NOC लेनी पड़ जाए या घर वालों को नोटिस भेज दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई घर वाले तो मारने को दौड़ रहे हैं। सेक्शन 5 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर आप बात करो तो यह बोलता है कि एनी पर्सन मैरिंग अंडर दिस लॉ टू गिव अ नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, मतलब सेक्शन 5 ऑफ द SMA बोलता है कि आप शादी कर रहे हो तो उसके लिए एक नोटिस दोगे। और सेक्शन 2 ऑफ द SMA क्या बोलता है कि इट शुड बी एफिक्स्ड एट अ कॉन्स्पिशियस प्लेस एट द ऑफिस ऑफ द मैरिज ऑफिस। जो भी मैरिज ऑफिसर का ऑफिस है वहां पे यह नोटिस 30 दिन के लिए चिपकाया जाएगा। ठीक है ना। और सेक्शन 7 क्लॉज 1 ऑफ द SMA एक्ट के अंदर यह प्रावधान है कि किसी को अगर इस शादी से प्रॉब्लम है तो 30 दिन के नोटिस के छपने के अंदर वो ओवरऑल SMA के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिसर को अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है। और मान लो अगर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं होती तो सेक्शन 7 क्लॉज 2 ऑफ द SMA एक्ट के अंदर शादी लीगल मान ली जाएगी। तो अब ओवरऑल जब इस प्रकार की नोटिस छापने की बात आने लगी आफरीन के सामने और उनके हस्बैंड मोहन शर्मा के सामने, तब इन्होंने सेक्शन 6 और 7 ऑफ द SMA एक्ट को हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया, क्योंकि इनकी तो जान फंसी हुई थी। अब फिलहाल के लिए इनकी शादी तो हो चुकी है,
लेकिन जो रिट पिटीशन पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एसएमए के अंदर के कुछ प्रोविजंस को भैया आप देखो, चेक करो, रिविजिट करो, इसके ऊपर केंद्र की सरकार का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। और बहुत सारी राज्य की सरकारों में इस लॉ के इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में अगर आपको शादी रजिस्टर करवानी है तो कई बार तो वो ये बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर में अपनी शादी के बारे में छपाइए अपने नाम के साथ, और ओवरऑल आप मतलब शादी मतलब न्यूज़पेपर में छपवा के आप ये बताओ कि किसी को आपकी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कई कई बार तो माँ बाप को नोटिस भेज दी जाते हैं, कई कई स्टेट्स तो माँ बाप का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं। जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप है वो ऐसे कपल्स जो कि इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं उनके बारे में अपनी वेबसाइट में छाप देता है। वेबसाइट में छाप दोगे तो कोई भी चेक कर लेगा वेबसाइट में, और फिर अगर हिंदू मुस्लिम शादी है तो फिर कम्युनल एलिमेंट्स पीछे पड़ जाएंगे, शादी नहीं करने देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एसएमए एक्ट के कुछ लिमिटेड प्रोविजंस को यहां पे बदलने की जरूरत है ताकि इन कपल्स की जिंदगी के ऊपर बात ना आ जाए। अभी के लिए अगर आप देखो तो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है नंदिनी परवीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सितंबर 2021 की, जहां पे ओवरऑल मैरिज और प्राइवेसी से रिलेटेड एसएमए के कुछ प्रोविजंस को क्वेश्चन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच चुकी है। ये आर्टिकल बस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को अपना रिस्पांस यहां पे फाइल करना चाहिए और ओवरऑल इस पर्टिकुलर एसएमए एक्ट में जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स है उनको कैरी ऑन करना चाहिए।